Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about IIT JAM Linear Algebra 2022 UIQs. मैं पूरा का पूरा जितना क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा विथ प्रॉपर अप्रोच एंड स्मार्ट टिक्स. एंड तक देखते रहिए. आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन दिया है कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स M. ठीक है, विथ इफ द 8 पावर ऑफ M इज दिस देन द वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए बोला है. ठीक है ना. तो अभी ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसको कैसे करेंगे. देखो, जैसे 1 0 इसका कोई आइगन वेक्टर हो गया, देन हम लोग एक अप्रोच कर सकते हैं और इसको और एक आसान तरीके से कर सकते हैं. देखो m स्क्वायर क्या आएगा हम लोग देखते हैं. पहले m स्क्वायर क्या आएगा ना, 1 1 1 0 1 1 1 0. ये क्या होगा ना, आप देख लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा और ये क्या होगा 1 होगा. ठीक है. नाउ M4 फाइंड करते हैं. M4 क्या होगा, m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, 1 2 1 1 1. इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा ना, 5, ये क्या हो रहा है 3, ये क्या हो रहा है 3, ये हो रहा है 2. देन m पावर 8 फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा ना, 5 3 3 2 5 3 3 2. इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा ना, 25 9 क्या होगा, 25 9 34, ये हो जाएगा आपका 21, ये क्या हो जाएगा आपका 21, ये क्या हो जाएगा आपका 13. ठीक है ना. नाउ आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है m पावर 8 इंटू 1 0 करने के लिए बोला गया है. तो उसको करोगे तो क्या होगा 21 21 13 इंटू 1 0. ये क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 34 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा. इसको ही एक्स वाई गिवन दिया है. ठीक है ना. तो आपको पता ही है कि एक्स वाई इक्वल टू 34 21 होगा. तो यहाँ से हम लोग एलिमेंट वाइज कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 वाई इक्वल टू 21 आ जाएगा. ठीक है ना. तो x इक्वल टू 34 वाई इक्वल टू 21 आ जाएगा. ठीक है. आपको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, राइट. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. ठीक है. ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है. ये बोला गया है रैंक ऑफ ए 4x6 मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है इसका रैंक फाइंड करने के लिए बोला है. ठीक है ना. तो ये मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए दो तरीका हो सकता है. ठीक है. सॉरी, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करें. ये 4x6 मैट्रिक्स दिया है, इसको मान लेता हूँ ए मैट्रिक्स. ठीक है. इसका रैंक फाइंड करने के लिए बोला है. ठीक है ना. अच्छा, हम लोग इसका नालिटी भी फाइंड कर सकते हैं ना. दो अप्रोच के बारे में मैं बोलूंगा. एक तो है, सपोज लेट करूंगा कि x है उनका नाल स्पेस के अंदर है. ठीक है ना. देन ax इक्वल टू 0. ये सिस्टम को सॉल्व करोगे तो डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस जो आ जाएगा वो सपोज कुछ आया है. देन हम लोग रैंक नालिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं ना. रैंक नालिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं. उसको यूज करके रैंक कितना होगा वो हमारे पास आ जाएगा, राइट. डायमेंशन ऑफ नाल स्पेस ऑफ किसका, नाल स्पेस ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, राइट. नाल स्पेस ऑफ ए का फाइंड कर सकते हैं, रैंक नालिटी थ्योरम यूज करके रैंक फाइंड कर सकते हैं. ये एक अप्रोच हो गया. दूसरा अप्रोच सीधा सीधा इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करोगे. रो ऑपरेशन यूज करने के बाद जितना नॉन जीरो, हाँ नॉन जीरो रोज आ जाएगा वही उसका रैंक बन जाएगा. तो मैं दूसरा अप्रोच से करता हूँ. आप ये अप्रोच तो समझ में आ गया ना. ए एक्स इक्वल टू 0 सिस्टम को फाइंड करोगे, एक्स का जितना लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ जाएगा वही नाल स्पेस का डायमेंशन बन जाएगा. रैंक नालिटी थ्योरम यूज करोगे तो रैंक ऑफ ए प्लस नालिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ भी होता है. भी क्या होता है ना, ए जो मैट्रिक्स है कहाँ से कहाँ तक है, बेसिकली भी टू डब्ल्यू है. ये भी क्या है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ भी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 6 है. तो वहां से यूज करके ये तो फर्स्ट अप्रोच हो गया. अच्छा, ए के ऊपर रो ऑपरेशन यूज करते हैं. आर 2 1 -1. इसका मतलब क्या है, ये नोटेशन का मतलब क्या है ना, फर्स्ट जो रो है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड करूंगा तो न्यू सेकेंड रो मिलेगा. ठीक है ना. तो ये क्या मिल जाएगा आपका ना, 1 1 1 0 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका -1 -1 1 1 0. बाकी पूरा का पूरा जो है वही लिख देंगे. अच्छा, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन यूज करने के बाद. देन क्या करोगे ना, इसको जीरो करना है तो यह क्या करूंगा, 3 2 1 कर देंगे. 3 2 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो जो है वही होगा, सेकेंड रो जैसा था ऐसा ही रह जाएगा. थर्ड रो पे क्या होगा, बस ऐड करके -1 2 1 1 0 0 1 0 1 1. ठीक है ना. अच्छा, इसके ऊपर
कुछ ऑपरेशन यूज करोगे तो इसके ऊपर फिर से ऑपरेशन यूज कर दोगे, 4 3 1 यूज करोगे तो फर्स्ट रो जैसा था ऐसा ही रह जाएगा, सेकेंड रो भी हो जाएगा, थर्ड रो भी हो जाएगा, फोर्थ रो में क्या होगा 0 0 0 2 2 2, ठीक है ना, 0 0 0 2 2 2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना नॉन जीरो रोज मिल जाएगा, 4 नॉन जीरो रोज। और पाइवोटल एंट्री कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, सेकेंड रो के लिए -1 मिलेगा, थर्ड रो के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, फोर्थ के लिए ये 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास 4 पाइवोटल एलिमेंट भी मिल गया, ठीक है ना, 4 पाइवोटल एलिमेंट मिल गया। तो इनका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट अप्रोच से करिए, आपका आंसर 4 आएगा, सेकेंड अप्रोच से करोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर ए 4x4 मैट्रिक्स एम दिया है, बोला गया है देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एम, एम का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो डिटर्मिनेंट ऐसे सीधा सीधा 4x4 मैट्रिक्स के लिए फाइंड कर सकते हो, और एक रिजल्ट यूज कर सकते हो, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एम। तो अभी क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एम होता है डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या करना है कि आइगन वैल्यूज एम का क्या क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो फाइंड करोगे तो उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। देखो ये जो एम है ना, एक्चुअली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ऐसा, सेम सेम एंट्रीज करके होगा, तो कुछ पैटर्न आता है, आपको पता है ना। फर्स्ट रो का एलिमेंट का सम करोगे तो क्या होगा, ये जोड़ दो, जो 4 एलिमेंट्स है इनका सम क्या हो रहा है, 41 हो रहा है। सेकेंड रो के लिए ऑल एलिमेंट्स का सम करोगे तो ये भी 41 आ रहा है, थर्ड का भी 41 आ रहा है, फोर्थ का भी 41 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट क्या होता है, फॉर ईच रो एलिमेंट्स मतलब ऑल एलिमेंट का सम सेम सेम होगा तो 41 एटलीस्ट उनका एक आइगन वैल्यू होगा, राइट, ये होता है ना। तो 41 एक आइगन वैल्यू बन गया। नाउ देखते हैं, m माइनस आई कर दो, बस आइडेंटिटी एलिमेंट से फाइन माइनस कर दो, ठीक है ना, 10 10 10 10, ऑल एलिमेंट्स 10 बन जाएगा कि नहीं, ये 10 बन गया। अच्छा इनका रैंक कितना है, 1 है क्लियरली, मतलब इसको इससे माइनस करोगे तो रो रिड्यूस फॉर्म में बस एक ही पाइवोटल एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है ना। तो रैंक इसका हो गया। अच्छा m माइनस आई का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 एक आइगन वैल्यू है किसका, m माइनस आई मैट्रिक्स का, ठीक है। m माइनस आई मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, सॉरी 1 है, ठीक है ना। नाउ नाउ नोटिस, आप लोग इधर देखिए कि आपका रैंक ये आ गया, तो नालिटी क्या होगा, नालिटी ऑफ m माइनस आई क्या होगा, m माइनस आई का नालिटी सीधे सीधे 3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, फॉर आइगन वैल्यू 1 जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस का डायमेंशन होता है ना, वो क्या बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा ना। तो आपका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सीधा सीधा 3 आ गया। तो आपका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ गया, तो आप लोग बोल सकते हैं एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर दिस आइगन वैल्यू क्या होगा ना, दिस आइगन वैल्यू क्या होगा ना, ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। बट हमारे पास ऑलरेडी एक आइगन वैल्यू मिल गया है, आइगन वैल्यू मिल गया है एम के लिए, एम के लिए एक आइगन वैल्यू क्या मिला है 41। तो एम माइनस आई के लिए एक आइगन वैल्यू क्या होगा 40। तो एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है, और टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास 4 हो सकता है। तो इनका आइगन वैल्यूज का जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मीन नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते ना। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू एक्जैक्टली 3। तो इसका मतलब क्या होगा, m माइनस आई का आइगन वैल्यूज क्या हुआ ना, 0 0 0 एंड 40, राइट। इसका मतलब क्या होगा, m का आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा 1 1 1 41। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 41। इसका मतलब m का जो आइगन वैल्यूज है उनका, m का जो आइगन वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा 41 सीधा सीधा। तो आपका रिजल्ट क्या है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको कौन सा रिजल्ट यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू डिटर्मिनेंट होता है। और ये एक
बहुत अच्छा पैटर्न वाला मैट्रिक्स दिया गया था। इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं लॉजिक बताया हूँ। तो आपका आइगन वैल्यूज आ जाएगा 1 1 1 एंड 41, तो आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा सीधा सीधा 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। तो V be a real vector space consisting of all polynomial of one variables with real coefficient having degree at most 6। ठीक है ना। नाउ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है उसको फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा, सबस्पेस होगा कि नहीं होगा उसको ये चेक करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में देखो f ऑफ 1/2 बोला गया है, डज नॉट इन क्यू। अच्छा, सबस्पेस होगा तो मैं एफ एक्स इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डिग्री एट मोस्ट 6 बोला गया है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इसको लिया हूं तो एफ ऑफ 1/2 क्या बन जाएगा आपका, 0 ही होगा। ये लोग क्लेम कर रहे हैं ये डज नॉट इन क्यू, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? 0 तो क्यू के अंदर है, ये तो सबस्पेस है ना। एफ एक्स इक्वल टू 0 में ले सकता हूँ ना। इसको लिया तो एफ ऑफ हाफ भी 0 बन जाएगा। बोल रहे 0 इन क्यू में नहीं है, ये सबस्पेस ऑफ भी, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन? अच्छा, सेकंड ऑप्शन के लिए भी सेम है। ये ऑप्शन को यूज करोगे तो एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 बन रहा है, ये बोल रहा है 1 होगा, ये सबस्पेस ऑफ बी। ये ऑप्शन को मैं एक बार चूज किया हूं तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है 1, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के लिए बोल रहा है कि एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू f1, ये होल्ड हो रहा है एक्चुअली 0 इक्वल टू 0। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। एफ डॉट एक्स इक्वल टू क्या, 0 है, तो एफ डॉट 1/2 इक्वल टू क्या है, 1। एफ इन भी भी वेक्टर स्पेस बोला गया है, और एफ डॉट हाफ बोल रहा है 1 होगा, ये होगा क्या? ये तो एफ डॉट हाफ इक्वल टू 0 हो रहा है, 0 तो 1 के साथ इक्वल नहीं है ना। फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसको आप लोग इन जनरल सबस्पेस चेक कर सकते हो। हाउ, कैसे चेक करोगे सबस्पेस? सबस्पेस चेक करने के लिए क्या होता है, दो ऑप्शन होता है कि टी v2w। अच्छा, इसको ए लेते हैं, ए v2w सबस्पेस कब होगा, सबस्पेस कब होगा ना, फॉर ऑल एक्स वाई इन v क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इन v हो जाएगा, राइट राइट। और क्या होगा ना, एफ ऑफ ए एक्स इन v होगा फॉर एनी ए इन फील्ड। ठीक है ना, जो फील्ड के अंदर है। तो हम लोग इसको मेनली रियल नंबर से बोला गया है, रियल कोएफिशिएंट बोला गया है, इसको मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से लोगे तो ये होल्ड हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा, ये दोनों दोनों को दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, ये दोनों होल्ड हो जाएगा तो देन हम लोग उसको सबस्पेस बोल देंगे। ठीक है ना, देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बोल रहा है कॉन्सिडर द ओपन रेक्टेंगल के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, तो बोला गया है दिस वे, इसको डिफाइन किया गया है। अच्छा, हम लोग ये जो रेक्टेंगल दिया गया है, ओपन रेक्टेंगल कैसा है दिखने में, ये 1,1 है, ये 1,0 है, ये 0,1 है, और ये 0,0 है, राइट। ये वाला रीजियन को दिया गया है। नाउ टी ऑफ 0,0 क्या होगा आपका, टी ऑफ 0,0 क्या होगा आप कैलकुलेट करिए, बस पुट करिए, 0,π/2 हो रहा है। अच्छा, टी ऑफ 10 कैलकुलेट करते हैं, 10 क्या होगा, मतलब हमारे पास जो रीजियन दिया है उनका कॉर्नर पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू दे रहा है उसको चेक कर रहा हूँ। देन मैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्या करना है उसको मैं डिटेल में बोलूंगा। अभी देखते हैं टी ऑफ 10 क्या होगा। टी ऑफ 10 होगा आपका π/2, 0, राइट। टी ऑफ 0,1 क्या होगा, 0,1 0 पुट कर देंगे तो हाँ, आपके पास ये तो आपका फिर से 0 बन जाएगा, और ये π/2 हो रहा है। ठीक है, और टी ऑफ 1,1 क्या होगा आपका, टी ऑफ 1,1 ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो बोला गया है दिस रेक्टेंगल एंड मैप टी गिवन बाय दिस एंड देन एरिया ऑफ द इमेज ऑफ टी जी। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर, ये तो हमारे पास जी को डिफाइन कर दिया गया है, इनका टी यूज करोगे तो इमेज क्या आएगा एक्चुअली, तो ऐसा कुछ आएगा। ये मान लीजिए π/2, 0, ये आपका 0,π/2, ऐसा ही कुछ सिमिलर। बस क्या आ रहा है उसको देखने के लिए, और 0,0 आ रहा है हमारे पास, ये तीनों ही पॉइंट आ रहा है। तो हमारे पास जो टी टी को यूज करोगे ये रेक्टेंगल के ऊपर, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन डिफाइन टी हमारे पास जो इमेज आ गया टी जी, ये आ गया। ये तो हमारे पास ये जो आया है ये क्या है, ये तो टी जी है, और ये जो शेडेड रीजियन है उनका ही एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू दिस इंटू दिस होता है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा π/2, इसको अप्रोच करोगे तो 1/2 इंटू π²/4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा π²/8। आपके पास π²/8 आ रहा है, इसका ये जो इमेज ऑफ टी जी, आपको समझ में आया। आपको जी दिया गया है, टी को डिफाइन कर दिया गया है, तो टी की रेस्पेक्ट में उनका जो इमेज आया है उसको फाइंड कर दिया हूँ, और टी जी कौन सा रीजियन है उसको मैं प्लॉट कर दिया हूँ। सीधा सीधा देख रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उनका एरिया फाइंड करने का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होगा, तो उसको पुट कर दिया हूँ, आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, ये डिफाइन किया गया है, ये ऐसे डिफाइन होता है x, y इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। पी ऑप्शन में बोला गया है दिस वन इक्वल टू 0। अच्छा, ये पॉसिबल है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। बस सीधा सीधा डिफिनेशन को ही यूज करेंगे आप लोग, ठीक है ना। x, y, z, ठीक है। मतलब इसको इसको कैसे लिखना है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को मैं लिख रहा हूँ x, क्या होगा ना वाई जेड माइनस क्या होगा वाई जेड माइनस जेड वाई हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ इसके ऊपर फिर से डेफिनेशन यूज करना है, वाई जेड माइनस जेड वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड वाई माइनस वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई एक्स। अच्छा ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर है ना, एम टू आर में है, तो ये ऐसा है नहीं कि एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड वाई ऐसा कुछ लिख देंगे, नहीं लिख सकते ना, ऐसा नहीं लिख सकते। मैं क्यों ये टर्म को यूज कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करेगा, ऐसा नेसेसरी है नहीं, ठीक है, ऐसा नेसेसरी है नहीं, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। बट फिर भी ये टर्म को भी सिमिलरली सिंप्लीफाई करोगे, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, सबको ऐड करोगे तो आपके पास ना सीधे सीधे जीरो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई एक्स वाई जेड को ऐसे एक्स जेड वाई ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, जेड एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं, जैसा आएगा यूजिंग डेफिनेशन ये आया है आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने से ये आ गया, सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो दूसरा को जाएगा एंड तीसरा आएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो पी ऑप्शन में जो दिया है एल एच एस वो इक्वल टू पूरा का पूरा जितना टर्म आएगा वो पूरा का पूरा कट जाएगा, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। बस कुछ नहीं है, डेफिनेशन से जैसे फर्स्ट टर्म को लिखा हूँ ऐसे सेकंड टर्म को लिखिए, थर्ड टर्म को लिखिए, सीधे सीधे जीरो आएगा। ओके ना, बोला गया है दिस वन बोल रहा है। अच्छा अब नोटिस करिए ये क्या है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा ये तो यही है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई माइनस वाई एक्स कोमा जेड आएगा। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, एक्स वाई माइनस वाई एक्स इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड माइनस जेड एक्स वाई प्लस जेड वाई एक्स। अभी ये एक्सप्रेशन से देखो एक्स वाई जेड कट जाएगा, एक्स जेड वाई यहाँ पे एक्स जेड वाई कुछ है क्या, नहीं है, वाई जेड एक्स यहाँ पे कुछ है क्या, वाई जेड एक्स नहीं है, जेड वाई एक्स ये जेड वाई एक्स दिस कट गया, बट दिस टू एंड दिस टू टर्म ये दोनों इक्वल होगा ऐसा है नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट नेसेसरीली कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव होगा ऐसा नेसेसरी है नहीं। तो क्यू जो ऑप्शन है आपका नॉट नेसेसरीली ट्रू, इसका मतलब व्हिच वन ऑप्शन करेक्ट, पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए मैं एकदम प्रॉपरली नहीं लिख रहा हूँ, बट आपका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना आप खुद से कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आपको ऐसा नहीं है, ये सेमिस्टर एग्जाम नहीं है कि आपको एकदम पूरा का पूरा प्रॉपरली लिखना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। दो कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ, एक तो डेफिनेशन यूज किया हूँ और उधर बोला गया है कि जैसे एक्स वाई एम टू आर से आ रहा है और एम टू आर मीन्स मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स रियल एंट्री से है, बट वो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर दिया हूँ, ठीक है ना। और सेकेंड ऑप्शन के लिए मैं बस दो पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्यू ऑप्शन का दो साइड को मैं ब्रेक करके लिखा हूँ, दिख रहा है दो दो एंट्री एक दूसरे के साथ इक्वल होगा कि नहीं ऐसा मतलब हम लोग बोल नहीं सकते, तो एक दो केस में तो इक्वल हो जाएगा, जैसे एक्स वाई जेड सबको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया हूं तो, बट इन जनरल दे आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई क्यू ऑप्शन इज फॉल्स, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी दिखने में लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ऐसा डिफिकल्ट होगा नहीं, इसको बस आप लोग ब्रेक करिए। देखो आप जब k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे क्या होगा, t ऑफ x हो जाएगा, वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा t ऑफ 1 1 दिया गया है, नाउ k इक्वल टू 2 पुट करिए क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 1, ये इक्वल टू 1। अच्छा देखो ये t बोला गया लीनियर मैथ, इसका मतलब क्या है t ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करोगे t ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस t ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो टी ऑफ आपका एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने आप 2 बन जाएगा, टी ऑफ एक्स स्क्वायर 2 बन गया, राइट। नाउ के इक्वल टू 3 पुट करोगे तो टी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करिए क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, बीच में जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी लगा देंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी क्या है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और एक प्रॉपर्टी क्या है टी ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए इंटू टी एक्स, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे। तो
ये आपका 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे टी ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा ना 1 प्लस 6 माइनस 2, ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 5। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन अभी दिख रहा है टी ऑफ एक्स क्यू 5 है और यहाँ पे 3 दिया है, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नाउ टी ऑफ एक्स क्यू आ गया, टी ऑफ एक्स 4 फाइंड करने के लिए क्या होगा, के इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, के इक्वल टू 4 पुट करने के बाद क्या होगा ना वही आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करो, करने के बाद मेरा क्या आएगा ऐसे x4 माइनस 6 एक्स क्यूब, इसको बस मल्टीप्लाई कर लेना, ये सीधा सीधा अप्रोच आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने के लिए दिए है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे टी ऑफ x4 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होता है 5 होता है, प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 है, माइनस 6 इंटू टी एक्स का वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे टी ऑफ x4 आपका आ जाएगा 1 प्लस 30 माइनस 22 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे 31 माइनस 16, ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 15। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है टी ऑफ x4 इक्वल टू 15 और ये दिया गया है 14, तो सीधा सीधा फॉल्स। ये शायद एमएसक्यू था, शायद नहीं, ऑब्वियसली एमएसक्यू था, इसीलिए दो ऑप्शन सही हो रहा है, तो आपका ए भी आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इसको अप्रोच करेंगे तो क्या होगा ना, ये जो ऑप्शन है इसको यूज करोगे तो क्या होगा, यू यू तो दिया गया है, यहाँ से क्या आएगा ना आपका u1 प्लस u2 इक्वल टू रूट टू वी वन आ जाएगा, ये तो पता ही है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड कंपेयर करना है, u2 इक्वल टू रूट टू वी टू आ जाएगा, और u1 माइनस u1 प्लस u2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका रूट टू वी थ्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, इसको यूज करोगे तो यहाँ से क्या आएगा ना v1 माइनस वी थ्री इक्वल टू रूट टू u1, राइट, फर्स्ट रो बोथ साइड कंपेयर कर दिया। अच्छा ये कर दिया, सेकेंड रो में क्या होगा ना v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑब्वियसली रूट टू u2 आ जाएगा, ठीक है ना, रूट टू u2 आ जाएगा। अच्छा नाउ नाउ ये पूरा का पूरा ऑल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका ना 3u2 इक्वल टू रूट टू से v1 प्लस v2 प्लस v3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर से पुट करेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू u2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा u2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। अच्छा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है, वहाँ से क्या बोल देंगे u2 का वैल्यू प्लस माइनस 1। अच्छा u u2 का वैल्यू तो 0 आया है, u1 का वैल्यू प्लस माइनस 1, तो u1 को 1 मान लिया, u1 को 1 मान लिया तो v1 आ जाएगा हाँ सॉरी v1 आ जाएगा 1 बाई रूट टू। अच्छा u1 को माइनस 1 मान लिया तो u1 को माइनस 1 मान लिया तो v1 का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, v1 का आपका वैल्यू देखिए आपका वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा हाँ माइनस 1 बाई रूट टू, राइट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास u1 प्लस टू रूट टू v1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। मैं नीचे फिर से लिख रहा हूँ u1 प्लस टू रूट टू v1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसका वैल्यू माइनस 1, ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। माइनस 1 लिया, कहाँ गया ये आया, अच्छा फॉर ये 1 लिया तो इसका वैल्यू 1 बाई रूट टू आया, ये माइनस 1 लिया तो इसका वैल्यू ये आया, ठीक है। तो मैं माइनस वाला ले रहा हूँ तो प्लस टू रूट टू इंटू माइनस 1 बाई रूट टू, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 2, इसका मॉड्यूलस लोगे तो 3 आ जाएगा, और ये वाला भी पुट करोगे तो ओवरऑल ये अंदर में प्लस प्लस हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे मॉड लेना था। तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 3। आपको बोला गया राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस, आप इसको 3.00 लिख सकते हो, 3 लिख दिया तो फिर भी कम चल जाएगा। अच्छा देखो ये क्वेश्चन नंबर 40 था, पी बी ए फिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप इज लीनियर, दिस ऑप्शन। अच्छा लीनियर के लिए क्या है, टी वी टू डब्ल्यू, लीनियर कब होता है, लीनियर कब होता है ना, ये पहले ही मैं लिख दूंगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, ठीक है, और टी ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए इंटू टी एक्स, यहाँ पे एक्स वाई क्या है वी से है और ए कहाँ से है फील्ड से है, जो फील्ड दिया है यहाँ पे क्या है फील्ड क्या है एंट्रीज इन आर,
यहाँ पे फील्ड इक्वल टू आर है, ठीक है। ये हो गया आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एक एक करके चेक करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए टी वन ऑफ एम प्लस एन ले रहा हूँ, इक्वल टू T1m प्लस T1n बन जाएगा कि नहीं? सीधे सीधे बन जाएगा ना। अच्छा, T1 ऑफ एम लोगे तो a इंटू T1m बन जाएगा, जाएगा ना। मतलब सीधे सीधे आप चेक करिए, क्योंकि ये देखो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, एम ही है, बट यहाँ पे यूज करोगे तो m प्लस एन का होल स्क्वायर एक टर्म आएगा, इसका वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो आएगा, प्लस एक 2mn टर्म आएगा। ये टर्म जो है वो T2m1 सॉरी m प्लस एन को इक्वल टू T2m होने नहीं देंगे, T2n ये नहीं होने देंगे ना। तो देखो, मैं फुल्ली कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, ये वाला टर्म आ गया, ये डोमेन से है, इसके ऊपर ये फॉर्मूला फेल हो रहा है, ये इतना टर्म हो गया तो हो जाता, बट ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इसीलिए वो सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी स्क्वायर के ऊपर है बट एम के ऊपर कुछ है नहीं, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू मान लेते हैं, देन सी इक्विवेलेंट टू ए हो जाएगा, सी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन ऑलमोस्ट। ये प्लस है माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वे में चेक करोगे तो सी ऑप्शन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट हेयर ऑल्सो डोमेन से लिया हुआ एम स्क्वायर टर्म है, इसका जो टर्म है ये भी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के साथ इक्वल नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और डोमेन से जो एलिमेंट है उसका एक स्क्वायर टर्म है जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिफाइन है, इसीलिए वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कौन सा ऑप्शन में है? एक तो डी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी हो जाएगा आपका आंसर। इतना ही आसान था, इसको ज्यादा मतलब लार्ज कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। What about this question? देखो, PBA3 cos 3 real matrix having eigen values these and उनका corresponding these are eigen values of P corresponding to these, एकदम सीरियली दिया गया है। तो हमारे पास तीन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, देयर एक्सिस्ट इनवर्टेबल मैट्रिक्स। अच्छा, उसका नाम तो P है, तो मैं R ले लेता हूँ, R सच दैट R इनवर्स P R इक्वल टू D होता है ना। तो R क्या है यहाँ पे? R 1 0 0 1 1 0 1 0 1 लिया हूँ, ठीक है। और D देन क्या हो जाएगा? 1 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 0 होगा, मतलब मेरा डायगोनल एलिमेंट को ही लिखना है। तो फर्स्ट फर्स्ट ये था V1 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 ये है, इसको पुट कर दिया हूँ। अच्छा, ये V2 है, V2 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 क्या है? 1 है, इसको इधर पुट कर दिया हूँ, डायगोनल एंट्री। ये V2 हो गया। ये क्या है? V3 है, V3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? लैम्डा 3 क्या है? -1 है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, ठीक है। नाउ आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स होगा एडजॉइंट आर बाय डेटा। एक्चुअली ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डेटा आपका 1 है क्लियरली, डायगोनल एलिमेंट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। और एडजॉइंट फाइंड करना भी आसान है, क्योंकि इनका बहुत सारे जीरो टर्म है, एडजॉइंट फाइंड करना आपका आता है ना। तो आपको आप सीधे सीधे एडजॉइंट फाइंड कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका 1 -1 मैं फाइंड करके रखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, एडजॉइंट फाइंड करना सबको आता है। मैं एडजॉइंट प्रोसेस से इसको आप अप्रोच कर सकते हो। ये आर इनवर्स आ गया, तो मेरे पास जो ये टर्म है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? P इक्वल टू लिख सकता हूँ आर डी आर इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 0 1 0 0 0 -1, और उसके साथ आर इनवर्स क्या होगा? 1 -1 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करोगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ, P इक्वल टू हो जाएगा आपका R क्या है? आपका R ये है कि 1 0 0 और क्या था 1 1 0 1 0 1, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 0 0 0, ये आ जाएगा आपका 0, ये 1, ये 0, ये 0 1 -1 सॉरी ये 0, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0 1 -1। और मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, बट आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है द एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पोजीशन ऑफ पी। ये फर्स्ट रो पोजीशन है और थर्ड कॉलम पोजीशन है दिस वन, इसको फाइंड करने के लिए आपको बोला गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा -1, ऑप्शन सी। देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको कैसे सॉल्व करें? इसको मैं मान लेता हूँ Ax इक्वल टू बी सिस्टम। हम लोग आगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे ए बी एंड उसके ऊपर हम लोग कंक्लूजन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से। नाउ नाउ क्या होगा ना, आप मैं अभी आगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। आगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? ए बी को मैं मान लिया हूँ, वो क्या है ना 1 1 0 1। अच्छा, सेकेंड रो पे होगा आपका 2 0 0 -4, थर्ड में होगा आपका 1 1 1 0, फोर्थ में होगा आपका 1 -3 -1 -10, उसके साथ आपका होगा 4
0.75 लैम्डा। इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन यूज करूंगा, R2 1 माइनस 2, R3 1 माइनस 1, R4 1 माइनस 1। इसको यूज किया तो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट रो तो जैसा था ऐसा ही रह जाएगा, सेकेंड में 0 हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ये 0, ये -6 बन जाएगा, और ये क्या होगा आपका -1 बन जाएगा। ये क्या होगा 0 0 1 -1 हो जाएगा, और ये सीधा सीधा आपका 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा 0 -4 -1, ये -11 होगा, और ये होगा आपका लैम्डा -4। अच्छा, इसको फिर से अप्रोच करते हैं। आप 4 2 -2 इसको यूज करोगे तो फर्स्ट 1 जैसा था ऐसा ही रहेगा, -2 0 -6 0 0 1 -1, ये 0 0 क्या होगा 0 0 -1 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 -1 1 लैम्डा -2 होगा। अच्छा, इसके ऊपर और एक बार ऑपरेशन यूज कर देते हैं। आर क्या होगा 4 3 1, इसको यूज करोगे तो फर्स्ट जो था ऐसा ही होगा। अच्छा 4, ये जो था 0 -2 0 -6, ये -1 ही रहेगा, और ये 0 0 1 -1 रह जाएगा, ये 1 ठीक है, बट ये 0 0 0 0 तो हो गया, बट ये लैम्डा -1 आ गया आपका। नाउ देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोला गया इफ लैम्डा इक्वल टू 1 देन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। देखो लैम्डा 1 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो होगा, बट 3 होगा लेस देन 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए बाई बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो जाएगा, तो इसके पास नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अभी चेक किया हूँ तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तो गलत है, ये गलत है। व्हाट अबाउट डी ऑप्शन, लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाएगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो, अभी चेक किया हूँ ये क्या है, नो सॉल्यूशन है फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। लैम्डा इक्वल टू 2 होगा तो नो सॉल्यूशन, अभी दिखा है यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।